हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ाने जा रहे हैं सेलों का संयोजन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो सेल है वो विद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है। किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हम सेल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सेलों का संयोजन क्या होता है। तो जब कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब सेलों का संयोजन किया जाता है, सेलों को जोड़ा जाता है, तो एक बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त होती है। अर्थात हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम कई सारे सेलों को जोड़ रहे हैं एक साथ, तो हमारा मेन मकसद होता है प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करना, है ना। प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग सेलों का संयोजन करते हैं। अब सेलों का संयोजन कितनी प्रकार से कर सकते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे हमको प्रबल धारा मिलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ा तो क्या चीज़ या क्या स्थिति होनी चाहिए जिससे हमको प्रबल धारा मिले, ये भी हम सभी लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सभी लोग समांतर क्रम संयोजन देखेंगे कि सेलों को हम समांतर क्रम संयोजन मतलब संयोजित कैसे करते हैं, समांतर क्रम में और फिर मिश्रित क्रम में। ठीक, तो 3 प्रकार से आपको ये चीज़ सीखना है कि सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम अपनी पहली रीडिंग डालते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का जो पहला संयोजन है वो कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोगों को हम सबसे आसान भाषा में इसे यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, सेल का सभी लोग प्रतीक जानते हैं, मैंने बता ही दिया कि जब बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ते हैं तो वो बैटरी का निर्माण हो जाता है वहाँ पर। अब सेल का जो प्रतीक होता है वो सेल का प्रतीक ये धन सिरा है, देखिए ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। जो देखिए ये एक सेल का प्रतीक माना जाता है और ये सेल का धन सिरा है और ये सेल का ऋण सिरा है। अब देखिए ये इसके साथ हमने इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया जिसका वैल्यू R है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E है। ये एक सेल की बात हुई। श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जो सेल का पहला सिरा धन सिरा है इसको हम बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और जो दूसरा सेल हमें संयोजित करना श्रेणी क्रम में, उस दूसरे सेल का धन ध्रुव इस पहले सेल के ऋण ध्रुव से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सेल का ऋण ध्रुव, है ना, तीसरे सेल के पहले सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। तीसरे सिरे का जो ऋण ध्रुव होता है वो इस तरीके से जितने भी सेल जोड़ रहे हैं, मान लीजिए हम n सेल जोड़ रहे हैं, कितने सेल जोड़ रहे हैं, n सेलें जोड़ रहे हैं, तो जो लास्ट वाला सेल है उस लास्ट वाले सेल का जो ऋण ध्रुव है उसको हम क्या करते हैं, इस बाह्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कुंजी के द्वारा क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, है ना। सेलों का जो ये संयोजन होता है ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, यहाँ पर सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और यहाँ पर हम प्लस माइनस इसलिए दर्शा देंगे जिससे पता चले कि ये सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हमको प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करनी, अर्थात परिपथ की हमको कुल धारा निकालनी। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि परिपथ की कुल धारा निकालने के लिए हमको परिपथ का चाहिए कुल विद्युत वाहक बल और बटे में क्या चाहिए, हमको कुल प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे और क्या करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल से कुल प्रतिरोध को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, इस परिपथ में प्रवाहित धारा, और उस हिसाब से हम कंडीशन निकालेंगे। यहाँ पर कंडीशन भी देखेंगे कि कब हमको प्रबल वैद्युत धारा मिलेगी। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना हमारे पास जो n सेलें, क्या लिखेंगे, माना, है ना, ज़्यादा नहीं लिखना, माना n सेलें श्रेणी क्रम में संयोजित है ना, n सेलें जिनका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको चूंकि धारा चाहिए, परिपथ की कुल धारा, उसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे n सेलों, जो n सेलें परिपथ में प्रयुक्त सभी सेलें हैं, इन सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में प्रयुक्त सभी सेलों का, है ना, सभी सेलों का
कुल विद्युत वाहक बल, क्या भाई, कुल विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल आप देख ही लिए, विद्युत वाहक बल। भाई एक चीज़ बताओ, अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है तो 10 सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा? अगर एक वोल्ट की 10 बैटरियाँ हैं तो आप क्या कहेंगे, टोटल जो विद्युत वाहक बल होगा वो 10 वोल्ट होगा। इसी तरीके से अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो n सेलों का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो आपका टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू में E हो जाएगा। ओके, कुल विद्युत वाहक बल निकालने के बाद हम कहाँ पर आ जाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध पर। और आंतरिक प्रतिरोध कुल निकालने के बाद हम क्या करते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालते हैं, मतलब बाह्य प्रतिरोध को भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तथा लिखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध किसका भाई, परिपथ का। अब हमको ये देखना होता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में। आप देखेंगे सारे आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध को R डैश से लिख देंगे, R R R R इस तरीके से कितनी बार, n बार। तो जैसे मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और टोटल 10 आपके सेल हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम। उसी तरीके से R R R n बार है तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा n इंटू में स्मॉल r, जैसे ऊपर विद्युत वाहक बल हुआ है। अब लिखेंगे अतः या परिपथ का कुल प्रतिरोध है ना, कुल प्रतिरोध, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध जाएगा, देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध है NR और इसके साथ श्रेणी क्रम में कौन संयोजित है आपका, कैपिटल R। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा परिपथ का NR प्लस का कैपिटल R। हमको क्या चाहिए बताइए, मेरा उद्देश्य था परिपथ की कुल धारा निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः परिपथ की कुल धारा, क्या भाई, परिपथ की कुल धारा। भैया परिपथ की कुल धारा का सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, कुल EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या चाहिए, कुल रेजिस्टेंस हमको चाहिए, कुल प्रतिरोध चाहिए हमें। आई बात समझ में, मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, सही से लिखिएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल NE और कुल प्रतिरोध है आपका NR प्लस का कैपिटल R। श्रेणी क्रम में जो n सेलों को संयोजित किया गया है उसमें प्रवाहित धारा का व्यंजक आपके सामने आ चुका है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो धारा हमको मिले वो प्रबल ही मिले। ऐसा नहीं कि मैंने n सेलों को संयोजित कर दिया और तरीका हम स्थिति को नहीं समझ पाए तो हमको प्रबल धारा ही मिलेगी। इसमें बनेंगी 2 स्थितियाँ। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे स्थितियाँ। पहली स्थिति क्या बनेगी कि जो NR की वैल्यू, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, NR की वैल्यू हो जाए ग्रेटर देन किससे, R से। यदि NR ग्रेटर देन R हो तो ये जो NR है, NR क्या है, सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर बाह्य प्रतिरोध जो ये आपका लगा हुआ है बाह्य प्रतिरोध से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो एक चीज़ बताओ, अगर NR की वैल्यू ज़्यादा है तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो NR है और प्लस कैपिटल R है इसकी वैल्यू लगभग NR के बराबर हो जाएगी। कारण भाई NR और R में NR बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू का अस्तित्व रहेगा और जो छोटी वैल्यू होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अर्थात NR प्लस कैपिटल R की वैल्यू लगभग NR के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, जो धारा हो जाएगी वो NE बटे में कितनी हो जाएगी, N इंटू में स्मॉल r। कैपिटल R को छोड़ देंगे क्योंकि छोटी वैल्यू है, N से N कैंसिल। तो इस स्थिति में जो धारा मिली वो E अपान कितनी मिली, R। E अपान R एक सेल से प्रवाहित धारा है। क्या हमने n सेलों को जोड़ा है या 10-15 सेलों को जो जोड़ा है वो एक सेल से प्रवाहित एक सेल के बराबर प्रवाहित धारा हो इसके लिए जोड़ा है, ऐसा तो नहीं मैंने सोचा। हमने तो n सेलों को इसलिए जोड़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा धारा मिले। इतनी सेल जोड़ने के बाद भी एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर आ रही है परिपथ की कुल धारा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी कि NR की वैल्यू अगर कैपिटल R से बड़ी होगी, अर्थात सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर वो ग्रेटर देन है जो बाहर आपने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है उससे, तो आपको हमेशा एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा ही मिलेगी, आप सेलों को चाहे जितना जोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह संयोजन क्या है हमारा, या इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमको एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर धारा प्राप्त होगी। अब दूसरी केसेस क्या है आपका, दूसरा केस क्या है आपका, सेकंड दूसरी स्थिति ये है कि यदि कैपिटल R की वैल्यू बड़ी हो जाए, किससे भाई, NR से, तो हमको धारा क्या मिलेगी। देखिए तो हम पहली बात तो अगर कैपिटल R की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो जो NR प्लस कैपिटल R की वैल्यू है वो लगभग कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। भाई अगर कैपिटल R बड़ा हो गया तो NR छोटा हो गया,
और एन आर जब छोटा हो गया तो वह नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो एन आर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू लगभग आर के बराबर हो जाएगी। इस स्थिति में जो धारा मिलेगी वो आपको मिल जाएगी एन ई और बटे में कितना भाई आर, क्योंकि एन आर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू हो गई कैपिटल आर के बराबर। अब यहाँ से देखिए तो आई बराबर हमको मिल रहा है एन इंटू में ई अपान आर। ई अपान आर एक सेल से प्रवाहित धारा है और गुणा कर दिया गया जितनी सेलें हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं, अर्थात यहाँ पर जितनी भी सेलें आपने जोड़ा सभी सेलों से प्रवाहित कुल धारा जो होगी, मान लीजिए 10 सेल आपने जोड़ा तो 10 सेलों की जो कुल प्रवाहित धारा होगी वो आपको प्राप्त होगी, है ना। यानी यहाँ पर आपको कैसी धारा मिलेगी, इस स्थिति में आपको प्रबल धारा मिलेगी। कैसी धारा मिलेगी, आपको प्रबल धारा मिलेगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो ध्यान रखें जो आप बाह्य प्रतिरोध लगा रहे हैं उसकी वैल्यू सदैव क्या होनी चाहिए, सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से आपकी बड़ी होनी चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तभी हमको क्या होगा भाई, सभी सेलों से प्रवाहित कुल धारा प्राप्त होगी, अर्थात प्रबल धारा प्राप्त होगी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम सेलों का सीखेंगे कौन सा भाई, समांतर क्रम संयोजन। चलिए इसी क्रम में हम आगे यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस स्थिति में जो धारा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हमको प्रबल मिलेगी। अब आप अगली हेडिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कौन सी, समांतर क्रम संयोजन। अच्छे से सीख लीजिए, ये सब काम आने वाला है आपके, ठीक है। तो अगली हमारी हेडिंग हो जाएगी समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी समांतर क्रम संयोजन पढ़ें, ठीक है। तो इसको पढ़ने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, बस यहाँ सेलों को समांतर श्रेणी में जोड़ा जा रहा है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझिए। जो सेल हमने लिया है, ठीक है, इसको रफ ही कर देना चाहिए था लेकिन रफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जो हम लोगों ने सेल लिया, जैसे पहला सेल लिया हम लोगों ने, ये देखिए ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये इसके दो सिरे हो गए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास दूसरा सेल है, इसका धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक। ये हमारे पास तीसरा सेल, इसका धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, इस तरीके से, ठीक। धन सिरा ऋण सिरा, धन सिरा ऋण सिरा, धन सिरा ऋण सिरा, आंतरिक प्रतिरोध आर आर और विद्युत वाहक बल ई ई। इस तरीके से हम कितने सेलें जोड़ रहे हैं, एन सेलें जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं, सभी सेलों का जो धन टर्मिनल है और सभी सेलों का जो ऋण टर्मिनल है, ठीक। धन टर्मिनल को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से एक कुंजी के द्वारा क्या कर देते हैं भाई, संयोजित कर देते हैं। सभी सेलों का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम क्या करते हैं, बाह्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कुंजी द्वारा क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। जो ये सेलों का संयोजन है यह कहलाता है आपका समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस बात को पहले अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। अब मेरी बात को यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ये इन तीनों सेलों से प्रवाहित धारा होगी वो यहाँ पर आ जाएगी बाह्य प्रतिरोध में। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको क्या लिखना है, मैं आपको लैंग्वेज बता दे रहा हूँ। लैंग्वेज कोई बहुत कठिन नहीं, अगर आप श्रेणी क्रम संयोजन समझ गए हैं तो समांतर क्रम संयोजन भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों का एक ध्रुव या धन ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध के एक सिरे से और सभी सेलों के ऋण ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कुंजी द्वारा संयोजित कर देते हैं। प्रतिरोधों का जो यह संयोजन होता है ये आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, वही पुराना काम, क्योंकि हम सेलों को संयोजित जो करते हैं वो प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो हमको इस परिपथ की भी कुल धारा चाहिए और कुल धारा के लिए हमको चाहिए कुल विद्युत वाहक बल और कुल आपका प्रतिरोध चाहिए। और कुल प्रतिरोध में पहले कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा, फिर उसके बाह्य प्रतिरोध के साथ कुल प्रतिरोध निकालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ऐसे जैसे हमने श्रेणी क्रम में लिखा है, ठीक वैसे ही समांतर क्रम में लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि माना एन सेलें जिनका विद्युत वाहक बल EMF शॉर्ट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। और समांतर क्रम में आप सभी को पता है कि विभवांतर समान होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल सभी का सेम होगा जो परिपथ का कुल होगा। क्या मैं इधर रफ कर सकता हूँ, ठीक, मैं इधर थोड़ा सा रफ की दे रहा हूँ जिससे मैं आपको समांतर क्रम भी पूरा पढ़ा सकूँ। बहुत ध्यान से आप सभी लोग देखते रहिए, ठीक है, जिससे सिलेबस थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाए और ये सब समझ में आ जाए आपको। चलिए भाई,
श्रेणी क्रम तो आपको समझ में आ ही गया है। हम समांतर क्रम को भी पूरा डिटेल से समझा देते हैं। ये सेलों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आगे यहाँ पर देखिए जोड़ा गया है। इतना लिखने के बाद आप क्या निकालेंगे, ये जो समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परिपथ में जुड़े सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। क्या भाई निकालेंगे, सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल। जो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल क्या होता है, समान होता है। ठीक, तो जो एक सेल पर विद्युत वाहक बल होगा वही सभी सेलों का होगा। तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वह एक दूसरे से समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा जाए कुल आंतरिक प्रतिरोध को r' मान लेते हैं, बराबर 1/r1 की वैल्यू भी r, 1/r2 की वैल्यू भी r, 1/r3 की वैल्यू भी r, इस तरीके से n बार, कितनी बार, n बार सेलों को जोड़ा गया। तो 1/r' बराबर हो जाएगा, एक r ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा n, r' की वैल्यू हो जाएगी r/n। कितना भाई, r/n। ये जो r/n आया है ये समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तब परिपथ का क्या निकालेंगे भाई, कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस कितना भाई, बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित क्या निकालेंगे भाई, कुल धारा। जो परिपथ में प्रवाहित भैया कुल धारा हो जाएगी उसका सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल आपका ई है और कुल प्रतिरोध की बात करें r/n प्लस का कैपिटल R है। ये समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों की धारा के लिए आपका व्यंजक आ चुका है। अब मैंने आपको बता ही दिया दो स्थितियाँ बनती हैं। ठीक, स्थिति नंबर 1 ये बनेगी कि जो कुल आंतरिक प्रतिरोध r/n है ये ग्रेटर देन हो जाए बाह्य प्रतिरोध से, है ना। r/n की वैल्यू जो हो जाए वो कैपिटल R से, जो बाह्य प्रतिरोध हमने जोड़ा है उससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो एक चीज़ बताइए, अगर ये r/n की वैल्यू, ठीक, r/n की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो r/n प्लस कैपिटल R की वैल्यू लगभग r/n के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है उससे का अस्तित्व होता है, छोटी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा I बराबर E, है ना, ध्यान दीजिएगा, I बराबर E बटे में इस R को छोड़ देंगे क्योंकि छोटी वैल्यू हो जाएगी, r/n करेंगे, n ऊपर चला जाएगा और बटे में R हो जाएगा, n गुणे में E/R एक सेल से प्रवाहित धारा है, इसका n से मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थात इस स्थिति में जो धारा मिलेगी वो कैसी धारा मिलेगी, प्रबल धारा प्राप्त होगी। अर्थात इस तरीके से हम परिपथ को जोड़ेंगे तभी हमको प्रबल धारा मिलेगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई। अगर समांतर क्रम में सेलों को आप जोड़ रहे हैं तो जो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए वो बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है सेलों को जोड़ना सार्थक होगा, अर्थात प्रबल धारा तभी प्राप्त होगी। अब केस नंबर 2 क्या बनेगा, दूसरी स्थिति इसी के उल्टा कर दीजिए आप, है ना। देखिए भाई यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कहता है कि यदि कैपिटल R की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए किससे, r/n से, आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि r/n प्लस कैपिटल R की वैल्यू लगभग कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, क्योंकि r/n क्या हो गया, छोटी वैल्यू को छोड़ देंगे। इस स्थिति में जो धारा मिलेगी वो ऊपर हो गया E और नीचे हो जाएगा आपका R। इस स्थिति में जो धारा हमें मिल रही है वो एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर मिल रही। अगर भैया हम 100 सेल जोड़े ही हैं और धारा हमको एक ही सेल के बराबर मिल रही है तो 100 सेलों को जोड़ना कोई मतलब रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया। अर्थात ये जो आपका संयोजन हो जाएगा वो आपका क्या माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। अर्थात जब भी आप सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करें तो ध्यान रखें कि जो भी सेल आप जोड़ रहे हैं उन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा हो। ठीक है, तभी हमको लाभ मिलेगा, सभी सेलों द्वारा प्रवाहित धारा तभी मिलेगी। तो इस तरीके से इस छोटी सी क्लास में हम सभी लोगों ने सेलों के संयोजन में सेलों को जोड़ने का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन सीखा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे, मिश्रित क्रम संयोजन के साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।